Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds। तो आज के इस लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन इस चैप्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये टॉपिक स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा है। सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास कैसे कैसे मूव होता है, सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड किया जाता है, ये सब चीजें हमने इसके पहले लेक्चर में डिस्कस करी है। आज जो है हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये टॉपिक स्टडी करेंगे। तो इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि सर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उतना डिटेल में नहीं समझ में आता, उसकी कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आती। तो डोंट वरी बच्चा, आज हम आपकी कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे और इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमेशा की तरह मैं आज भी आपको कहूंगा कि लेक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपके मन में अगर अभी इधर उधर के रैंडम थॉट्स आ रहे हो तो प्लीज उन थॉट्स को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखो और अपना पूरा फोकस जो है वो बोर्ड पे रखो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो देखो बच्चा, रोटेशनल मोशन का जो इसका बेसिक है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। सेंटर ऑफ मास भी हमने डिटेल में पढ़ा, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आपका कंफ्यूजन रहता है कि सर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं समझ में आता, थोड़ा बहुत इसका फील नहीं आता, तो आज हम इसका 101% आपका हर एक कंफ्यूजन दूर करेंगे। इसको आप फील लेके पढ़ोगे। ठीक है, मैं आपको इसे फील देके पढ़ाऊंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन। पहली बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो रोटेशनल मोशन के रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया is related to the rotational motion। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो अपने रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है। ओके, अभी देखो बेटा, इनर्शिया का मीनिंग क्या है, मैंने आपको इनर्शिया का मीनिंग भी समझाया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो, मैंने जब हम लॉज ऑफ मोशन ये चैप्टर स्टडी कर रहे थे उस वक्त मैंने आपको इनर्शिया समझाया था। मान लो ये पेन है, अभी ये पेन रेस्ट में है, अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो क्या ये अपने आप मोशन में आएगा? क्या नहीं। अगर मैंने इस पेन को थ्रो किया तो ये जो पेन जब मैं थ्रो करूंगा तब थोड़ी देर बाद ये पेन नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है, जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया है, उस एक्सटर्नल फोर्स को ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, इसे एयर भी रेजिस्ट कर रही है और इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्ट हो रहा है। मतलब एक पेन को नीचे गिराने के लिए तीन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, एयर का रेजिस्टेंस भी अप्लाई हुआ है। तो अगर ये सब चीजें नहीं होती तो ये पेन कभी गिरता क्या? ये पेन कभी नीचे गिरता क्या? कभी भी नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि इसे अपोज करने के लिए कोई नहीं है। तो इनर्शिया का मीनिंग क्या है इसे आप पहले समझो। इनर्शिया का मीनिंग क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर स्टेट में है तो उस ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर स्टेट में जो क्वांटिटी रखती है हम उसे कहते हैं बेटा इनर्शिया। मतलब अगर ये पेन है तो ये पेन इनर्शिया की वजह से रेस्ट में है। अगर ये पेन मूव हो रहा है तो ये पेन इनर्शिया की वजह से मूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया इसके अंदर एक क्वांटिटी इंड्यूस्ड हुई है जो इसे उसी स्टेट में रखने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है या फिर रोटेशनल इनर्शिया क्या है। मान लो अपने पास फैन है, फॉर एग्जाम्पल आपने सभी ने फैन देखा होगा। तो फैन जो बच्चा वो रोटेट करता है, राइट। तो जब आप फैन का बटन ऑन करते हो तो फैन जो है वो रोटेट करता है, राइट। और जब आप फैन का बटन क्लोज करते हो तो वो जो फैन है वो एकदम से स्टॉप नहीं होता, वो थोड़ा सा घूमता है, रोटेशनल मोशन थोड़ा सा परफॉर्म करता है और उसके बाद वो रेस्ट में आता है, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ? वो इमीडिएटली क्यों स्टॉप नहीं हुआ? क्योंकि उसके अंदर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था, क्योंकि उसके अंदर रोटेशनल इनर्शिया था। देखो बच्चा, फैन अपने आप नहीं मूव होता। फैन अगर वो मूव हो रहा है तो उसे मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत लगती है, राइट। आराम से समझो, कोई गड़बड़ नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें एक फैन के बारे में बता रहा हूँ। फैन अपने आप रोटेट नहीं होता। फैन अगर रोटेट हो रहा है तो वो रोटेट किसकी वजह से हो रहा है? करंट की वजह से हो रहा है। तो उसे उस रोटेशनल स्टेट में कौन रख रहा है? उसे उस रोटेशनल स्टेट में रखना है बेटा रोटेशनल इनर्शिया। तो जब आप फैन का बटन क्लोज करते हो तब उस केस में क्या होता है, उसका रोटेशनल इनर्शिया एकदम से जीरो नहीं होता, वो अभी भी उसी स्टेट में है। बट या इस केस में हो क्या रहा है,
इस केस में उसके रोटेशनल इनर्शिया को एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और भी जो XYZ फोर्सेस है उसे अपोज कर रहे हैं। तो जब आप बटन क्लोज कर रहे हो, राइट, तो उस केस में तो फैन मूव हो रहा है क्योंकि उसमें रोटेशनल इनर्शिया है, बट वो स्टॉप क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके रोटेशनल इनर्शिया को एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अपोज कर रहे हैं, तब जाके उसकी वजह से वो थोड़ी देर बाद घूमने के बाद वो रेस्ट में आता है। आपको क्या समझ में आई इससे? आपको एक बात इससे समझ में आई कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट होती है तो उसे उस रोटेशनल स्टेट में रखने के लिए एक इनर्शिया जनरेट होता है, एक इनर्शिया इंड्यूस होता है, जिसे हम रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं। आई होप आपको रोटेशनल इनर्शिया अभी समझ में आ चुका होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल इनर्शिया प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट विच परफॉर्म रोटेशनल मोशन। आपको फिर से समझाता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रोटेशनल इनर्शिया की क्वांटिटी है, ठीक है, कौन से ऑब्जेक्ट की? जो ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। मान लो एक फैन जो है वो 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट के स्पीड से एंगुलर वेलोसिटी से मूव हो रहा है, और एक फैन फॉर एग्जांपल 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट से रिवॉल्व हो रहा है। तो किसकी वेलोसिटी, किसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, ए फैन की या बी फैन की? तो ए फैन की। तो किसके अंदर ज्यादा रोटेशनल इनर्शिया रहेगा? ए फैन में। तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? ए फैन का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है और रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते वक्त उसमें कितना रोटेशनल इनर्शिया है, उसकी जो क्वांटिटी है उसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी बेटा? इसकी डेफिनेशन आएगी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी of rotational inertia present in the object which perform rotational motion. Okay, this is the definition of moment of inertia. I hope you get it. Okay, moment of inertia is represented by capital I, which is given by m into r square. आराम से समझिए, डोंट वरी। देखो, कैपिटल m into r square, कैपिटल m into r square। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है, और उस ऑब्जेक्ट का जो मास है, मान लो अपने पास ये ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट जो है इस एक्सिस के अलोंग रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, तो इसका फॉर एग्जांपल ये मास है कैपिटल एम, टोटल मास है कैपिटल एम, और ये उसका सेंटर ऑफ एक्सिस है, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सिस मतलब क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट हो रही है तो वो एक एक्सिस के अलोंग रोटेट होती है, जो मैंने आपको रोटेशनल मोशन में समझाया था, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके अराउंड ये रोटेट हो रही है। तो ये जो मास है और इसके सेंटर ऑफ एक्सिस जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे लेकर इसका जो डिस्टेंस है आर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट रहता है, सॉरी इसके मास का और इसके ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का जो प्रोडक्ट रहता है उसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ एन ऑब्जेक्ट which perform rotational motion is called moment of inertia. मोटा मोटा क्या? I is equal to capital M into R square. Capital M is the mass of that object and small r is the distance of that mass from the principal axis, and this is said to be the moment of inertia. आराम से पढ़ेंगे, मैं जानता हूं आपको I is equal to m r square का फील नहीं आया। चलो ठीक है, अभी देखो हमने क्या देखा बेटा, I इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर, इसका मैं आपको फील्ड लेके पढ़ाऊंगा, ओके, डोंट वरी। अभी हमने ये ऑब्जेक्ट देखी थी, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस था, इसके अराउंड वो रोटेट हो रही थी, इसका भी ये सेंटर है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो ये ऑब्जेक्ट बनी क्या कैसे है? ये ऑब्जेक्ट हर एक पार्टिकल से बनी है। हर एक पार्टिकल का क्या होता है? कुछ ना कुछ मास होता है। मान लो इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो फर्स्ट पार्टिकल का मास है m1, सेकंड पार्टिकल का मास है m2,
यहाँ पर है m3, ओके, एंड सो ऑन, यहाँ पर है mn। तो सेंटर ऑफ एक्सिस से इसका डिस्टेंस है r1, इसका डिस्टेंस है r2, इसका डिस्टेंस है r3 और इसका डिस्टेंस बेटा rn। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, ये अभी हमने पढ़ा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहली बात मास पे डिपेंड करता है, और दूसरी बात जो पार्टिकल का मास सेंटर ऑफ एक्सिस से कितना दूर है उसके दूरी पर भी ये डिपेंड करता है। तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस, मतलब वो मास सेंटर ऑफ एक्सिस से जितनी दूरी पर है उसके स्क्वायर को अगर हम मास से मल्टीप्लाई करें तो हम उस ऑब्जेक्ट का या फिर उस पर्टिकुलर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो जब ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो रही है तो इस ऑब्जेक्ट का हर एक मास जो है, हर एक पार्टिकल जो है वो सेंटर ऑफ एक्सिस से कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, राइट। मतलब ये m1 r1 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, m2 r2 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, m3 r3 के डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इस तरह से mn rn के डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, राइट। तो ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब क्या, m1 m2 m3 mn ये सारे जो पार्टिकल्स है ये भी मूव हो रहे हैं, राइट। इसका मतलब क्या, इनकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है, मतलब ये मूव हो रहे हैं, राइट। इनकी पोजीशन तो मतलब फिक्स है बट ये भी मूव हो रहे हैं। इनकी वजह से क्या होगा बेटा, ये m1 r1 भी अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट करेगा, ये भी अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट करेगा। ये सारे पार्टिकल क्या करेगा बेटा, अपना हर एक का इंडिविजुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट करेगा, और इन सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला के हमें जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं मिलता है उसे हम कहते हैं बेटा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल द इंडिविजुअल पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी और ऑब्जेक्ट विच परफॉर्म रोटेशनल मोशन। दैट इज, यहाँ पर हम लिखेंगे I इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन mn rn का स्क्वायर। आई होप तुम्हें अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी समझ में आ चुका होगा और ये फॉर्मूला भी समझ में आ चुका होगा। तो जब तुम इन सारे पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्लस करोगे तब तुम्हें नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो ये जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इन सारे पार्टिकल्स के हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एडिशन करके हमें ये मिला है, राइट। देखो बेटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं है, ओके। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी हैविंग यूनिट। तो यूनिट तो बहुत सिंपल है, आप फाइंड कर सकते हो। देखो क्या है, m मतलब मास, r मतलब डिस्टेंस, तो m का ऐसा यूनिट क्या होता है, kg, राइट। एंड r मतलब क्या, मीटर, मतलब मीटर का स्क्वायर, तो kg पर मीटर स्क्वायर, सॉरी kg मीटर स्क्वायर। इसके डायमेंशन क्या है ये बेटा, m1 है, l2 है और t0 है। इसके डायमेंशन क्या है, m1 l2 t0। तो ये थी आपके कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट डाउन करने हैं। इसे नोट डाउन करो, इसके बाद मैं इसके आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। चाहो तो इसे एक बार आप पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो हो गया बेटा, ओके। अभी मैं इरेज करता हूं। अभी हम देखेंगे कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं। टॉपिक को भी थोड़ी देर के लिए मैं इरेज कर रहा हूं, ओके। आई होप तुम्हें इसका फील भी आ गया होगा और इसकी तुम्हें ये जो फॉर्मूला है ये भी समझ में आ चुके होंगे, राइट। तो अभी मैं तुम्हें इसके प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं ये डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। देखो, मान लो तुम्हें ये क्वेश्चन दिया गया हो। देखो बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा कहा है और आज भी कह रहा हूं कि तुम्हें प्रॉब्लम्स को रटना नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम्स को समझना है। प्लीज उसे रटो मत, ठीक है। प्रोसीजर को समझो, प्रोसीजर कैसे हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे कैलकुलेशन होते हैं, ये तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो अभी क्या करना है, हमें लिखना है यहाँ पर। देखो, मान लो अपने पास क्वेश्चन है, 2 balls are connected to a massless string या फिर massless rod having masses
तुम स्किप कर सकते हो, हाँ, जब मैं क्वेश्चन लिखना होगा तब तुम स्किप भी कर सकते हो ताकि तुम्हारा टाइम बचे, ठीक है। हैविंग मासेस 2 kg and 1 kg, find the moment of inertia about axis AB as shown in figure। मान लो अपने पास फिगर है, ये एक बॉल है, ये बॉल है ए, ठीक है, सॉरी ये बॉल है अपने पास एक्स फॉर एग्जांपल, ये बॉल है अपने पास वाई, ठीक है। इसका मास है फॉर एग्जांपल कितना दिया है, इसका मास 2, इसका मास है 1। ये अपने पास एक रॉड है ए बी, सॉरी अपने पास एक्सिस है ए बी जिसके अलॉन्ग ये दोनों रोटेट हो रहे हैं, ओके। इतना इसका डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 2 मीटर और इसका डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 4 मीटर। तो आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो बॉल से अपने पास एक रॉड से जुड़े हुए हैं जो ए बी के अलॉन्ग में रोटेट हो रहे हैं, मतलब ऐसा रॉड है वो इस तरह से मूव हो रहा है, इधर 1 kg है, इधर 2 kg है, ये ए बी रॉड है और इस तरह से वो मूव हो रहे हैं। मतलब कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। अभी देखो क्या करेंगे अपन, क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द आई इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर, बट दिस इज m1 r1, दिस इज m2 r2, राइट। तो m1 r1 कैसे लिखेंगे अपन, m1 लिखेंगे क्या है 2, सॉरी मैं आपको पहले फॉर्मूला लिखता हूं, ओके। m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, ओके। तो m1 की वैल्यू क्या है बच्चा, m1 की वैल्यू है 2, इसका r1 क्या है बेटा, इसका r1 है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस m2 की वैल्यू क्या है बेटा, m2 की वैल्यू है 1, राइट। इसका r2 क्या है बेटा, इसका r2 है 4 का स्क्वायर, तो 2 into 2 सॉरी 2 into 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 into 16, राइट। तो 2 into 4 कितना है बेटा 8 और 16 into 1 कितना है 16, दैट इज 24 kg मीटर का स्क्वायर। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो आया बेटा 24 kg मीटर का स्क्वायर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अभी मैंने आपको सिंपल सा क्वेश्चन क्यों बताया, क्योंकि आपका ये बेस है इसके अगले क्वेश्चन का, ठीक है। तो चाहो तो इसे आप पॉज करके नोट कर सकते हो, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नोट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन अपने पास, सिंपल क्वेश्चन है। मान लो अभी अपने पास क्वेश्चन है 4 पार्टिकल्स हैविंग मास m, हैविंग सेम मास m, ओके। तुम्हें चाहो तो तुम इसे, जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तुम इसे स्किप भी कर सकते हो, आगे जा सकते हो, ओके। मतलब तुम्हारा टाइम थोड़ा बहुत बच जाए, ओके। 4 पार्टिकल्स हैविंग सेम मास m आर अटैच्ड to the corner of a square, to the corner of a square, having each side a, find the moment of inertia at the center of the square, ठीक है। मान लो अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि अपने पास एक 4 मास पार्टिकल्स है जिनका सेम मास है, क्या है m, आर अटैच्ड टू द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर हैविंग are attached to the corners of a square having each side a, find the moment of inertia at the center of the square, ठीक है। अभी देखो अपने को क्या दिया गया है, अपने को एक 4 मासेस दिए हैं जो एक स्क्वायर के कॉर्नर को अटैच है और सभी का मास सेम है, मतलब ये भी m रहेगा, ये भी m रहेगा, ये भी m रहेगा और ये भी m रहेगा, ठीक है। हर एक की साइड a है, मतलब ये भी साइड a है, ये भी a है और ये भी a है और ये भी a है। अगर तुम इसके डायगोनल रोटेट ड्रॉ करोगे तो डायगोनल जब तुम रोटेट ड्रॉ करोगे तो इसका एक सेंटर आएगा इस तरह से, ठीक है। तो तुम्हें इस सेंटर के अलॉन्ग, इसका ये सेंटर के अलॉन्ग रोटेट हो रहा है, मतलब ये सब स्क्वायर है, ये इसे स्क्वायर ऐसे सेंटर के अलॉन्ग रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हें उस सेंटर के अलॉन्ग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। और यहाँ पर हमें दिया क्या गया है कि सबका मास सेम है, मतलब अगर हम 4 इंटू m इंटू आर स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि मास सेम है,
मतलब 4 मासेस है, और इनका डिस्टेंस भी सेम रहेगा क्योंकि वो स्क्वायर है, राइट। तो दिक्कत क्या है यहाँ पे, दिक्कत आपको सेंटर में, सेंटर जो है प्रिंसिपल एक्सिस का जो सेंटर है और जो अपना पार्टिकल है, इनकी बीच का जो डिस्टेंस है आर, वो नहीं मालूम। अगर आपको वो डिस्टेंस मालूम होगा, अगर आपने वो डिस्टेंस कैलकुलेट किया, तो उसके बाद आप कोई भी इसका जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। बट दिक्कत क्या है, हमें इसके सेंटर ऑफ मास का, सॉरी सेंटर से लेकर जो अपना पार्टिकल्स है वो जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस नहीं, वो डिस्टेंस हमें यहाँ पे दिया गया नहीं है, तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, उसके लिए हम सिर्फ यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट ओ से इस पॉइंट ए तक, तो ये हो जाएगा अपना 90 डिग्री, ठीक है। तो ये पूरी साइड कितनी बेटा, ए। तुमने क्या किया, इसे तुमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ये जो अपना यम, यहाँ पर कॉलम में लिखता हूं यम, तो ये जो यम यम साइड है अपनी, वो हो जाएगी a/2। ये पूरा जो है वो क्या है बेटा, a। तो इतना जो डिस्टेंस है वो अपना इसका हाफ है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, a/2। अगर तुम गौर से देखोगे तो यम ओ एन, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। और राइट एंगल ट्रायंगल में तुम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यम ओ ए साइड फाइंड कर सकते हो। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल, इसका सॉल्यूशन है, ओके। इन ट्रायंगल यम एन ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो इन ट्रायंगल यम एन ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या लिखेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से, यम ओ का स्क्वायर, सभी को पाइथागोरस थ्योरम आता है यहाँ, यम ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू यम एन का स्क्वायर प्लस यम ओ का स्क्वायर, ओके, सॉरी एन ओ का स्क्वायर, थोड़ा बहुत 19 भी होगा, ठीक है। यम ओ का स्क्वायर क्या है, वो आर का स्क्वायर है जो तुम्हें फाइंड करना है, राइट। तो यम एन का स्क्वायर क्या है, यम एन का स्क्वायर है a/2 ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लस एन ओ का क्या है, यहाँ पर मैं ओ एन लिखता हूँ, एन ओ एन, ठीक है। तो ये भी क्या रहेगा, a/2 ब्रैकेट का स्क्वायर, ओके। तो r का स्क्वायर यहाँ पर क्या आएगा, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा, a/2 का स्क्वायर क्या आएगा, a²/4। सिमिलरली a²/4, इनका बेस सेम है, तो बेस सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है, a² प्लस a²। इट इज इंप्लाइज दैट a² प्लस a² 2a² अपॉन में 4, राइट, 2 टू द 4। तो यहाँ पर हमें r² क्या मिला बेटा, यहाँ पर हमें r² मिला बच्चा a² अपॉन में 2। तो हमें यहाँ पर r² की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ r देखना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो r² का स्क्वायर रूट क्या आएगा r, a² का क्या आएगा a, और 2 का क्या आएगा बेटा √2। तो अभी तुम्हें ये वैल्यू भी, ये इसका डिस्टेंस तुम्हें नोन हो गया, वो क्या है a/√2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, I इज इक्वल टू 4 इंटू यम आर का स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू 4, यम तो यम ही है, बट R क्या है, R है a/√2। तो a/√2 का स्क्वायर, a/√2 ब्रैकेट का स्क्वायर, ओके। तो I इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, 4 यम a² डिवाइडेड बाय 2, 2 टू द 4। तो I इज इक्वल टू क्या मिला हमें, I इज इक्वल टू मिला 2 यम a का स्क्वायर। तो इस ऑब्जेक्ट का जो अलॉन्ग सेंटर ऑफ एक्सिस है या फिर एट द सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो कितना है, वो है 2 यम a का स्क्वायर, ठीक है, 2 यम a का स्क्वायर। आई होप तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आ चुका होगा। एक बार इसे आप पॉज करके नोट करो, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी की प्रोसीजर जो है वो पहले आपको समझाऊंगा, और कल हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी जो है वो डिस्कस करेंगे, मतलब रॉड की डिस्कस करेंगे, डिस्क की डिस्कस करेंगे, रिंग की डिस्कस करेंगे, शेप जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसे आप पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो हो गया। अभी देखो आज का जो लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, कि आज मैं सिर्फ तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इंट्रोड्यूस करने वाला था, जो मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इंट्रोड्यूस कर दिया, ओके। अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अभी जो कल का लेक्चर है उसका बेस मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टीज रहती है कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अराउंड एट द रॉड कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमें बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछते हैं एनसीईआरटी के कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द रॉड एट इट वन एंड एट द और इट एट सेंटर।
तो उसकी जो प्रोसीजर होती है वो कैसी होती है ये मैं आपको पहले बताऊंगा। उसके बाद आपको जो बच्चे मतलब एनसीईआरटी बोर्ड को नहीं है, सिर्फ नीट की जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली फॉर्मूला को रट सकते हैं। मतलब अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे मतलब रॉड का, तो वो आएगा एट इट वन एट्स मतलब ml²/3, राइट। एट इट सेंटर वो आएगा ml² 12। तो ये जो वैल्यूज होती है आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, इसमें आपको कोई मतलब ऐसा ज्यादा उसको जोर देने की जरूरत नहीं है। आप मतलब जितना हो सके आप उन्हें याद याद करो, बट मुझे जो है उसकी प्रोसीजर भी बतानी पड़ेगी, राइट, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है बेटा, मुझे आपको प्रोसीजर भी बतानी पड़ेगी कि अगर आपको कंटिन्यूअस बॉडी दी जाए तो कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करें। अभी देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है, वही अभी हम डिस्कस करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, ओके, कंटिन्यूअस बॉडी। देखो मान लो अपने पास ये बॉडी है, ठीक है, अब ये बॉडी कंटिन्यू है, राइट, यूनिफॉर्म बॉडी है, तो इसमें एक पार्टिकल है क्या? नहीं, इसमें ढेर सारे पार्टिकल्स है। तो ये जो बॉडी है जब रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी तो किसी ना किसी प्रिंसिपल एक्सिस से के साथ किसी ना किसी प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगी, जिसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ एक्सिस, जिसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास रहेगा, राइट। तो उस प्रिंसिपल एक्सिस पर जो पॉइंट है अपना उसका सेंटर, तो इसके अराउंड ढेर सारे पार्टिकल्स है, मतलब अप टू n पार्टिकल्स है। तो अगर आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए, फॉर एग्जांपल इस बॉडी का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए, बताइए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो आप क्या हर एक पार्टिकल के मास का उसके डिस्टेंस को कैलकुलेट करके उसकी प्लस करोगे, मतलब आप m1 या r1² प्लस m2 r2² m3 r3² ऐसे करोड़ों पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट करोगे, करके उसे ऐड करोगे क्या? अगर आप करोगे तो आपको मतलब पूरी आपकी जिंदगी चली जाएगी उसको सॉल्व करने के लिए। मतलब पहले पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरे पार्टिकल्स का, तीसरे पार्टिकल्स का, फोर्थ पार्टिकल का, फिफ्थ पार्टिकल का, ऐसे करोड़ों पार्टिकल होते हैं एक ऑब्जेक्ट में, जिनके हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है, राइट। मतलब जितना उसका डिस्टेंस ज्यादा रहेगा उतना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा, राइट। तो आप हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे क्या? नहीं। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना पड़ेगा, और उसको अगर आप इंटीग्रेशन अप्लाई करते हो तो इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद आपको उस सारे ऑब्जेक्ट का जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी मालूम है। अगर हमें छोटी सी ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना है उस पूरे ऑब्जेक्ट से, मतलब किसी भी पार्टिकल के स्मॉल इंक्रीमेंट को जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद हमें उस पार्टिकल की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो मिलती है। मतलब आई एम सॉरी मतलब बेटा, जब तुम्हें एक स्मॉल पार्टिकल से किसी बड़े पार्टिकल्स को कंपेयर करना है, या फिर किसी लार्ज पार्टिकल्स को तुम्हें स्टडी करना है, तुम क्या करते हो, उसका स्मॉल इंक्रीमेंट कंसीडर करते हो, उसे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हो। जब तुम उस स्मॉल इंक्रीमेंट को इंटीग्रेशन अप्लाई करते हो तब तुम्हें वो जो लार्ज बॉडी है उसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। तो अगर तुम्हें इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है बच्चा, तो तुम क्या करना, इस ऑब्जेक्ट का एक स्मॉल मास कंसीडर करना dm, राइट। मान लो अपने पास dm है, स्मॉल पार्टिकल से जिसका मास क्या है dm, और सेंटर ऑफ एक्सिस से उसका फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I इज इक्वल टू मास, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो अभी मास कैपिटल एम है क्या? नहीं, अभी मास कैपिटल एम नहीं है, अभी मास dm, और r तो स्मॉल r ही रहेगा, राइट, dm इंटू r का स्क्वायर। तो इस स्मॉल dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल I रहेगा क्या? नहीं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा बेटा di, राइट। तब क्या करना तुम, ओके। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तब तुम्हें क्या करना है, इससे इंटीग्रेशन अप्लाई करना। मतलब जब हमें इस स्मॉल मास का स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा तब हम इसे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इसे भी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, राइट।
तो डी डेरिवेशन इंटीग्रेशन गेट्स कैंसल, तो ये आएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वेयर इंटू डीएम। अगर तुम्हें ये चीज आती है तब तुम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली फाइंड कर सकते हो, जो हम कल डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। बट ये इसका बेस है, मतलब तुम्हें कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी दी जाती है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है, चाहे कोई भी बॉडी हो, तब तुम क्या करना बेटा, एक उस ऑब्जेक्ट का स्मॉल अमाउंट ऑफ मास कंसीडर करना और उसे तुम उसके डिस्टेंस के स्क्वायर से इंटीग्रेशन अप्लाई करना, तुम्हें सीधी तरह से उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ओके, तो ये सिंपल प्रोसीजर है। तो इसी प्रोसीजर का यूज करके आप किसी भी यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हो, जो हमें कल देखना है। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हो, या फिर डिस्क का फाइंड कर सकते हो, रिंग का फाइंड कर सकते हो, किसी भी रेगुलर शेप का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हो। बट इसमें कुछ केसेस है, मतलब जैसे सिलेंडर हो गया, हॉलो सिलेंडर हो गया, राइट, उसके बाद अपना रॉड हो गया, रिंग हो गई, डिस्क हो गई, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है, इनका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड किया जाता है, उसका फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन किया जाता है, वो हम कल देखेंगे। और उसके बाद उसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम उसके अगले लेक्चर में कवर करेंगे। देखो बेटा, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो अभी थोड़ी बहुत अड़चने भी आ रही है, मतलब लेक्चर में भी थोड़ी बहुत अड़चने आ रही है, बट डोंट वरी, ये एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा। आपको उसमें कोई इतना मतलब लोड लेने की जरूरत नहीं है। बट क्या है बच्चों, मेरा इंटेंशन क्या है, मैं तुम्हें दिल से पढ़ना चाहता हूँ। जो जितना मुझे मतलब इंफॉर्मेशन है, जितना मुझे नॉलेज है, वो मैं सारा का सारा तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है बेटा, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लास्ट तक लेक्चर को देखना है और डिटेल में हर एक कंसेप्ट को तुम्हें पढ़ना है, राइट। जो मैं तुम्हें बातें बता रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ बातें तुम्हारे ऊपर से जाए, बट अगर जाती है तो मुझे तुम कमेंट करके बताओ कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया। मैं तुम्हारा वो टॉपिक फिर से क्लियर करूंगा, या फिर तुम्हें मेंशन करूंगा, मैं पर्सनली मैसेज करूंगा कि देखो बच्चा, इस टॉपिक को ऐसे ऐसे करते हैं। बट मेरा इंटेंशन क्या है कि मुझे तुम्हें क्लियर करना है, तुम्हें क्लेवर करना है, तुम्हारा हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट क्लियर करनी है तुम्हें। इस जो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, उसमें मुझे तुम्हें 11-12 में मास्टर बनाना है, ये मेरा इंटेंशन है, ठीक है। तो बच्चा तुम इस इंटेंशन को समझो, ठीक है। तो आई होप आज जो तुमने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन रहा होगा, ये तुम्हें समझ में आ चुका होगा। दो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए हैं, राइट। और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, एक ट्रायंगल का क्वेश्चन बनता है, एक सर्कल का भी क्वेश्चन बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेटेड, जो मैं टाइम की वजह से नहीं कवर कर पाया। बट हो सके बच्चा तो तुम उसे अटेंड करना, मतलब तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारे रेफरेंस बुक में, उसे देखो बेटा, ठीक है। अगर तुम ये 2-4 प्रॉब्लम करोगे और इस कंसेप्ट का यूज करोगे, तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।